नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुरेश चंद्रा और आज का टॉपिक है मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा है और जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। दक्षिणी भारत से प्राप्त मास्की, जो कर्नाटक में पड़ता है, गुजरा एमपी में पड़ता है, यह अभिलेखों में इसका नाम अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित है। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ तथा उससे पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। कारुवाकी का उल्लेख कौशाम्बी के अभिलेख में मिलता है, जहां कारुवाकी के साथ इसके पुत्र तीवर का भी उल्लेख है और इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं कौशाम्बी के अभिलेख में। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर पर और खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाया। उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का काफ़ी बड़ा भाग शामिल था। यानी उत्तर भारत के सारे क्षेत्र ये अशोक जीत चुके थे। उसके बाद में दक्षिण का कुछ भाग बाकी बचा हुआ था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। बड़ा प्रसिद्ध आक्रमण था यह कलिंग आक्रमण, और इस पर प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए। हाथी गुम्फा जो है उड़ीसा के पास में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, इसके पास में उदयगिरी की जो गुफा है, उसी के अभ्यंतर छत पर प्रसिद्ध हाथी गुफा शिलालेख लिखा हुआ है। इसके बारे में बात आई है यहाँ पर। हाथी गुफा अभिलेख जो है उसमें बताया गया है, अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था। इस व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया। फलतः उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली या तोसाली बनाई गई। श्रमण, निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया और उसने भेरी घोष के स्थान पर धर्म घोष अपना लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राजतरंगिणी, जो कलन के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, उसके अनुसार अशोक शिव का उपासक था। यानी अशोक शिव जी का भक्त था, शैव धर्म को मानने वाला था। बाद में वह गुरु मोगलीपुत्र तिस्स के प्रभाव में आ गया। बाराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु 4 गुहाओं का निर्माण कराया, जिनके नाम थे सुदामा, चापार, विश्वजोबड़ी और कर्ण। उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी, जो कपिलवस्तु की धम्म यात्रा की, रुमिनदेई अभिलेख नेपाल में है, यह रुमिनदेई अभिलेख से विदित होता है कि उसने वहाँ भूमि कर की दर
1/6 से घटाकर 1/8 कर दी। अशोक के शिलालेख में चोल, सेर, पांड्य और केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए हैं। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेखों में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। धम्म। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा जाता है। धम्म क्या है तो आप ध्यान रखें इसका। अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे तथा 7वें अभिलेख में दी गई है। उसके अनुसार पाप क्रम से निर्वित विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मधुरता लाना, दया रखना, दान करना, शुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर करना, मित्रों, परिचितों, संबंधितों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशीलता होना एवं उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की आवश्यक शर्तें हैं। तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी विधान था। ध्यान रखें तीसरे अभिलेख में। भामरू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध धर्म एवं संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की थी। ये भामरू शिलालेख राजस्थान में है। सांची, रायसेन मध्य प्रदेश एमपी व सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश यूपी। लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। प्रथम शिलालेख में यह विज्ञप्ति जारी की गई कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए। लघु स्तंभ लेख की बात आई है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लघु स्तंभ लेख भारत में अलग अलग जगहों से मिले हैं, जिसमें सांची जो एमपी में है इसके ऊपर 4 सिंह हैं। इसी तरह से सारनाथ जो वाराणसी में है उत्तर प्रदेश में, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारनाथ के स्तंभ से हमारा राज्य चिन्ह लिया गया है। भारत का राज्य चिन्ह इसी स्तंभ से लिया गया है, जिसके ऊपर भी 4 सिंह हैं और उसके नीचे घोड़ा, हाथी, शेर और बैल अंकित है और बीच में अशोक चक्र है। इसी तरह से और भी लघु स्तंभ लेख हैं या लघु स्तंभ मिले हैं। कौशाम्बी यूपी में पड़ता है, यहाँ से भी मिला है। संकीचा यूपी, इस पर हाथी है ऊपर। इसी तरह से वैशाली, इसके ऊपर एक सिंह है। रुमिंदे नेपाल, इसके ऊपर घोड़ा है। इस तरह से ये स्तंभ लेख और भी मिले हैं। धम्म यात्रा। अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी, जिनमें राजा पशुओं का शिकार करते थे। अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया। आपको बता दिया है धम्म क्या था। अच्छे विचारों का प्रचार करना था धम्म, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, श्रमणों व वृद्धों को स्वर्ण दान किया जाता था। स्वर्ण यानी सोना। अनुसंधान। अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राजूकों और युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिससे लेखों में अनुसंधान कहा जाता था। धर्म प्रचार की जो यात्राएं होती थी उन्हें
अनुसंधान कहा जाता था। धम्म महामात्र। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनके मुख्य कार्य थे जनता में धम्म का प्रचार करना, इन्हें कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, कारावास से कैदियों को मुक्त करना या उनकी सज़ा कम करना, उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना आदि। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको और बता दूं, धम्म महामात्र जो था इसके बारे में अशोक के 5वें अभिलेख में उल्लेख मिलता है और धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने प्रचारकों को भेजा, जिसमें श्रीलंका में भेजा महेंद्र और संघमित्रा को, सुवर्णगिरी भेजा सोन और उत्तरा को, कश्मीर भेजा मजंगतिक को, हिमालय भेजा मजिजम को और वनवासी क्षेत्र में भेजा रक्षित को। इस तरह से इन धम्मामातों को धम्म की प्रचार के लिए भेजा गया था। तो आप इसको भी ध्यान में रखें। आगे पढ़ते हैं। अभिलेख। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी राजा दारा डेरियस प्रथम से मिली थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर भारत मानसेरा, शाहबाजगढ़ी जो अपने पड़ोसी देश में पड़ता है यह से प्राप्त उसके अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं। टोपरा से दिल्ली लाए गए, टोपरा अंबाला में है, हरियाणा अंबाला में। यहाँ से जो दिल्ली लाया गया था शिलालेख, स्तंभलेख, यह फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया गया था। इसमें इस स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण है। दूसरे व तीसरे अभिलेख में यवन नरेश एंड्योकस तृतीय का उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई थी। ध्यान रखने वाली बात है, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में इसको पढ़ लिया था। और आपको बता दूं, अशोक के अभिलेखों की खोज टिफेंथल ने 1750 के आसपास कर ली थी। तो टिफेंथलर जो था उसने खोज की थी 1750 के आसपास, और जेम्स प्रिंसेप जो थे 1837 के आसपास इन्होंने इसको पढ़ लिया था, पढ़ने में सफलता प्राप्त कर ली थी। ताम्रपर्णी श्रीलंका के राजा तिस ने अशोक से प्रभावित होकर देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। राजा जो तिस था श्रीलंका का, उसने भी देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर उसने अशोक को आमंत्रित भी किया था। अशोक का पुत्र महेंद्र बोधिवृक्ष का एक भाग लेकर वहां पहुंचा। यहाँ से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है। तो अभिलेखों के बारे में और भी जानकारी है, आप ध्यान रखें। अशोक के अभिलेखों का प्रकार 5 प्रकार का है। ये अभिलेख अलग अलग प्रकार के थे, जिसमें पहला प्रकार वृहत शिलालेख है। ये वृहत शिलालेख 8 स्थानों से मिले हैं। ध्यान रखिए आप, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा पाकिस्तान से। तीसरा कालसी देहरादून।
चौथा गिरनार गुजरात, पांचवा धाली और जोगढ़ चट्टा दोनों उड़ीसा से, सोपारा महाराष्ट्र से, और आठवां एरीगुड़ी आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। और इन पर 14 लेख लिखे हुए हैं। इसी तरह से लघु शिलालेख हैं, और ये भारत में दूसरा प्रकार लघु शिलालेखों का था जो भारत में लगभग सभी स्थानों से प्राप्त हुए हैं। भाभू शिलालेख राजस्थान से मिला है। जटिग्रास में रामेश्वर कर्नाटक से मिला है। राजुलमगिरी आदि मिले हैं। इसी तरह से मास्की मिला है। गुजरा, उदयगोलम, नेटूर आदि 4 ऐसे शिलालेख मिले हैं जिनके ऊपर अशोक के नामों का उल्लेख मिलता है। मास्की में अशोक की उपाधि देवानाम प्रिय भी मिलती है। स्तंभ लेख के बारे में जो बात आई है उसमें दिल्ली टोपरा अंबाला हरियाणा से हैं, दिल्ली मेरठ यूपी का था, लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा बिहार का है, प्रयाग इलाहाबाद जिसको अकबर ने अपने किले में स्थापित करवाया था, और ये सब चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित थे। जिस अभिलेखों के बारे में और भी जानकारी है। दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ के स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया था, और प्रयाग का स्तंभ लेख जो था अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कर दिया था। चौथा प्रकार लघु स्तंभ लेख का था, जिसकी बात हम पहले ऊपर कर चुके थे। अशोक की सारी राजकीय घोषणाएं जो थी वो जिन स्तंभों पर अंकित थी उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता था, जिसमें सांची एमपी जिसके ऊपर 4 सिंह हैं, सारनाथ यूपी 4 सिंह हैं, कौशाम्बी यूपी में है, रामपुरवा बिहार जिसके ऊपर वृषभ है, संकीचा यूपी जिसके ऊपर हाथी हैं, वैशाली इसके ऊपर एक सिंह है, ये बिहार में है, रोमिंदे यह नेपाल में है और जिसके ऊपर घोड़ा है। कौशाम्बी के लेख को रानी का लेख भी कहा जाता है, जिसमें अशोक की पत्नी कारुवाकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। पांचवा प्रकार गुहा लेख है। बाराबर की गुफाएं, नागार्जुन की गुफाएं। बाराबर की गुफाओं का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था और आजीवक संप्रदाय को दान दे दी थी। इसमें गुफा 4 को विश्व की झोपड़ी कहा गया है। तो ये बातें शिलालेखों में मिलती हैं। बहुत सी बातें अभिलेखों में मिलती हैं जो अशोक के बारे में थी। देखिए दोस्तों, अभिलेखों के बारे में थोड़ा और विस्तृत जान लेते हैं। कलिंग का प्रथम शिलालेख में अशोक लिखता है कि सभी प्रजा मेरी संतान है तथा मैं उसके सुख की कामना करता हूँ। ध्यान देने वाली बात है। प्रथम अभिलेख में अशोक पशु बलि की निंदा करता है। दूसरे अभिलेख में अशोक मनुष्य व पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख करता है। उसी लेख में अशोक के जल कल्याण के कार्य जो हैं उल्लेख मिलता है। इसी लेख में सीमांत राज्यों का वर्णन मिलता है। सीमांत राज्य जो थे चोल, चेर, पांड्य, केरल पुत्र, सतीपुत्र आदि थे। पांचवें अभिलेख में धम्म महामात्र अधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। 12वें अभिलेख में स्त्री महामातों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं 5 यूनानी शासकों के नामों का उल्लेख है। एंटियोकस, एंटिगोनस, टॉलमी, मेगस, अलेक्जेंडर।
अफगानिस्तान के सर एक्वा नामक स्थान से अशोक का द्विभाषीय अभिलेख मिला है। 2 भाषाएं थी, यूनानी और अरमाइक। भारत में एरीगुड़ी आंध्र प्रदेश से भी द्विभाषीय लेख मिला है, ब्राह्मणी लिपि में और खरोष्टी लिपि में। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मणी लिपि भारत में बाएं से दाएं, इसी तरह से खरोष्टी लिपि जो थी पाकिस्तान में चलती थी, अरामेक लिपि अफगानिस्तान में, और ग्रीक यूनानी जो लिपि हैं वो अफगानिस्तान की हैं। इस तरह से ये लिपियाँ चलती थी, इसका भी आप ध्यान रखें।